बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, फिर आई कैप की नई बुक में ये एग्जाम्पल बनी, कौन सी? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल ना लिया करें, ये आई कैप के पास पेपर होते हैं सारे, ये सारे आई कैप के पास पेपर हैं। आई कैप ने अनफॉर्चुनेटली अपनी बुक में पास पेपर का नंबर और जो अटेम्प्ट है वो हटा दी हुई है। इस क्वेश्चन में कुछ बातें कल की थी और कुछ बातें हमने छोड़ दी थी। ज़रा क्वेश्चन पढ़ लें। जो बातें छोड़ दी थी उनको लेकर आज मैं ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट बनाने लगा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लें ज़रा प्लीज़। क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज़। बातें नहीं बची हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ लें। ये स्टोरी कल की है, ये स्टोरी भी कल की है। कल हमने क्या डिस्कस नहीं किया था? इसका मतलब आज कहीं लायबिलिटीज का रोल होगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स प्रोडक्ट वाइज किए हैं या एरिया वाइज? प्रोडक्ट वाइज। और अगर यहां कंट्रीज आ जाते तो एरिया वाइज ज्योग्राफिकली हो जाता। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली। और कल बताकर गया था कि जिसकी सेल्स हैं वो कंसिडर कीजिएगा, ये उसकी इंटरनल सेल्स हैं। जब इसने सेल किया तो किसी ने परचेज भी किया। हम इस साइड पे नहीं जाएंगे, बीएफडी में ट्रांसफर प्राइसिंग के टीचर बताएंगे, ठीक है। और जब इसकी सेल देखेंगे तो प्रॉफिट पे भी नज़र रखेंगे, क्योंकि जहां सेल होगी उसी के अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 28 मिलियन सेल की, 10 मिलियन की पॉलिएस्टर को की, सोडा ऐश को की, और इसमें मैंने मार्जिन रखा 30%। कल हम बात कर गए थे कॉस्ट पर हो तो मार्कअप और सेलिंग प्राइस पर हो तो। जरा देख लें 28 मिलियन पर 30% कितना प्रॉफिट है जो इस सेल में इसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। इसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है जी 8.4। दूसरा भी लेना है 10 मल्टीप्लाई बाय 30%, 3। इसको ज़रा संभाल के रखें, अपने पास बुक में संभाल के रखें। अब मुझे बताएं क्या कहा था हमने? ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो ग्रुप इंटरनल सेल्स शो नहीं करता, लेकिन जब कोई सेगमेंट अपनी रिपोर्ट बना रहा हो तो वो एक्सटर्नल भी शो करता है और इंटरनल भी शो करता है। ओके। कौन से दो डिपार्टमेंट्स आमतौर पर ऐसे थे जो कॉस्ट सेंटर हैं और रेवेन्यू सेंटर नहीं थे? हेड ऑफिस और R&D। इनके एसेट्स होंगे, इनकी लायबिलिटीज होंगी, इनकी होंगी। एसेट होंगे तो लायबिलिटीज भी होंगी। एक्सपेंसेस होंगे जी, हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सेल्स होंगी? नहीं सर, सेल्स नहीं हो सकती, ना एक्सटर्नल हो सकती है ना इंटरनल हो सकती है, ठीक है। आगे पढ़े। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है क्या? हेड ऑफिस के। और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन जब इस गोल्ड लिमिटेड की ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी तो उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसमें ये 75 मिलियन शामिल होंगे। ये एग्री करते हैं? लिख लें अपनी बुक पे। These 75 million are included in group's financial statements. In group's financial statements. आगे सुने। Furthermore, assets and liabilities amounting to 150 and 27 have not been reported in the assets and liabilities of any segment. इस लाइन को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? कहता है एसेट एंड लायबिलिटीज टू अमाउंटिंग टू 150 and 27 मिलियन,
हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, इसका मतलब ये एसेट्स इन एसेट्स में शामिल, ये लायबिलिटीज इन लायबिलिटीज में शामिल। तो ये एसेट्स किसके हैं? हेड ऑफिस या R&D, हेड ऑफिस या R&D। और वो लायबिलिटीज किसकी हैं? हेड ऑफिस या R&D। आगे चलें। In accordance with the requirements of International Financial Reporting Standard, determine the reportable segments of Gohar Limited। आएं जी जरा इधर, ये क्या है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन कौन बने थे? केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। ये है उनकी वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग नंबर 2 और ये 75% टेस्ट वर्किंग नंबर 3। ये जो कल हमने बोर्ड तैयार किया, इसका मकसद क्या था? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को। अब सोच के बताना, ये जो कुछ मैंने किया ये एक्सटर्नल मार्केट को बताया होगा कैलकुलेशन करके या खुद किया? इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग है। इसको हमने एक्सटर्नल मार्केट को शो नहीं किया, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट को या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होती हैं या उसके अंदर बनने वाले नोट्स। तो लिखें कल के सॉल्यूशन के नीचे, above calculations are only performed, above calculations are only performed for internal management workings, for internal management workings ये वाली स्लाइड ओपन करनी है, ये वाली करनी है, ये दो स्लाइड्स ओपन करनी है, ये नहीं ओपन कर देना, लेकिन मेन मुझे ये चाहिए और ये चाहिए जब मैं कहूँगा। क्या लिखा है? Above calculations are only for internal management workings, have not been shown to users of financial statements, users of financial statements externally। एक्सटर्नल मार्केट में जो हमारे यूजर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये वर्किंग शो नहीं की जाती। What do you mean by PPE note? PPE note, बैलेंस शीट में जो PPE की फिगर आ रही है उसकी ब्रेकअप। इंटेंजिबल नोट, बैलेंस शीट में जो इंटेंजिबल नजर आ रहे हैं उसकी डिटेल नोट में होती है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्क्रीन पर क्या नजर आ रहे होंगे? रेवेन्यूज। क्या नजर आ रहे होंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रुप की बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहे होंगे? एसेट्स। क्या नजर आ रही होंगी? लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉसेस और अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकर्ड। अब ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आ रही होंगी। अब अगर इस ग्रुप के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं तो फिर आगे नोट में इन सारी चीजों की ब्रेकअप आ रही होगी कि किस सेगमेंट से रिलेटेड क्या आइटम कितनी है, आ रही होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्किंग में क्या शामिल नहीं है? हेड ऑफिस। क्या शामिल नहीं है? R&D। अब देखिएगा, क्या हेड ऑफिस और R&D की एक्सटर्नल सेल्स होंगी? नो। इंटरनल? नो। प्रॉफिट? नो। ऑपरेटिंग लॉसेस? नो। एसेट्स? यस। लायबिलिटीज? यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? यस। डेप्रिसिएशन? यस। इंटरेस्ट अर्न्ड? यस। इंटरेस्ट इनकर्ड? यस। अमोर्टाइजेशन? यस। कैसे? अगर हेड ऑफिस या R&D के इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो अमोर्टाइज भी हुए होंगे, तो एसेट उनकी तो अमोर्टाइजेशन भी उनकी। अगर हेड ऑफिस के टेंजिबल एसेट्स हैं तो टेंजिबल एसेट भी हेड ऑफिस के और उनकी डेप्रिसिएशन भी हेड ऑफिस की। अब IFRS 8 ये कहता है कि भाई वो जो तुमने मेन पेज पर रेवेन्यू दिया हुआ है और मेन पेज पर इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की लाइन आइटम्स दी हुई हैं, आगे चल के उनकी क्या शो करो? ब्रेकअप शो करो।
और ब्रेकअप शो करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, क्या? नोट बना दिया जाए। तो आज किसका नोट बनाऊंगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का। किसका? लिखो भाई, क्या क्या शो करते हैं इसमें, ये बाद में बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जी। जीएल लिख दो, शॉर्ट लिख देता हूं जीएल। वेट करें, अभी सारा बनाऊंगा। इन्हीं बातों के लिए आज का लेक्चर रखा है, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जीएल, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी। ऑपरेटिंग, बोलें जी, सेगमेंट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। कोई नंबर दे दे, 22 दे दो जी, 22 दे दो। कल तो नहीं दिया था, कल नोट बनाया ही नहीं था, तो नंबर कैसे दे सकता हूँ? वो इंटेंजिबल एसेट करता है, ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का है जी। हाँ, फॉर द नोट्स टू द, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट थी बेटा? 31/3/15। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बाकी स्लाइड्स तो बाद में करूंगा। नोट बनाने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए पहले वो आपके साथ डिस्कस करने लगा। देना यार, जी बच्चों। पूरा देते ना, डायरेक्ट रिकंसिलिएशन ना दें। हाँ, पूरा दे दें। चलो, थैंक यू। बुकिंग करवा ली? बुकिंग करवा ली? आप कह रहे हैं ना चलो। पहले ज़माने थे बच्चों की कोई ऐसी बात इस एज में हो जाती थी तो वो रुमाल रख लिया करते थे मुंह पे, यार शर्म आ रही है। अजीब बच्चे हैं मार्केट के यार आजकल तो। चले भाई, क्या बनाने लगा? डिस्क्लोजर बनाने लगा। सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? जनरल इंफॉर्मेशन। फिर क्या देनी है? एक रिकॉन्सिलिएशन बनानी पड़ेगी। क्या पीपीई के नोट में रिकॉन्सिलिएशन बनाते थे? बनाते थे। ओपनिंग कॉस्ट, एड एडिशन, रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर, लेस डिस्पोजल, लेस रीवैल्यूएशन अगर नेगेटिव हो, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। क्या इंटेंजिबल में बनाते थे? जी, उसमें भी बनाते थे, तो यहां पर भी बनाएंगे। वहां क्या लिखते थे? वो वहां की स्टोरी। यहां क्या लिखेंगे? ये यहां की स्टोरी। तो रिकंसिलिएशन में क्या हो रहा होता है? रिकंसाइल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? रिकंसाइल। और हर नोट की रिकंसिलिएशन का अपना अंदाज होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन और उसके बाद सेगमेंट इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन जो नोट में आनी चाहिए, फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। किन फैक्टर से आपने डिसाइड किया रिपोर्टेबल सेगमेंट को? क्या किया था आपने? सर हमने 2 टेस्ट पास किए थे, एक 10% टेस्टिंग और दूसरा 75% टेस्टिंग। जजमेंट मेड इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया हमारा बाद का काम है, अभी छोड़ दें। नाम से पता चल रहा है एग्रीगेशन का मतलब जमा करना, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को क्या कर रहा हूंगा? जमा कर रहा हूंगा। कैसे करूंगा? सिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब लकीली हमारा इस वक्त नोट 1 ही प्रोडक्ट टाइप्स पे रहा है। इसका मतलब अगर मैं एरिया वाइज कर रहा होता
तो फिर मुझे क्या शो करना पड़ेगा, इस साइड पे भी शो करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को। तो यहां तो मेरी लाइफ इजी है क्योंकि ऑलरेडी किस पे बन रहा है, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज। अगर मैं इसको ज्योग्राफिकली बना रहा होता तो यहां एरिया वाइज डिटेल आ रही होती, तो फिर ये मुझे सेपरेट करना पड़ता। कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा आपके पास, जब मैं एरिया वाइज नोट बनाऊंगा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का। सेगमेंट इंफॉर्मेशन में रिपोर्टेड सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस, और फिर सेगमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखें क्या है, स्क्रीन पर सेगमेंट्स का प्रॉफिट है, लॉस है। इसका मतलब कुछ चीजें सर यहीं से यहां पोस्ट करेंगे। अब आप कहोगे यार ये पहले कर तो लिया, दोबारा क्यों कर रहे हो? जवाब दो, ये लोगों को नहीं दिखाया यार, ये आपकी इंटरनल वर्किंग है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोगों को बताना है, तो हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं कर रहे। इसलिए मैंने इस बोर्ड को साइड पे रखा है, तो जनरल पब्लिक यहां से आगे देखेगी, ये आपके लिए है। ओके हो गया। साथ क्या शो करना है, एसेट्स, और यहां क्या मौजूद है, लायबिलिटीज नहीं है। कहां से लाऊंगा, क्वेश्चन में से लेकर आऊंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये बेसिस जब करेंगे ओके हो जाएगा कि कॉस्ट इवैल्यूएशन मॉडल है, या आपने ये बेसिस कैसे डिसाइड की कि ये हेड ऑफिस में होगा, ये R&D में होगा, ये सेगमेंट्स में होगा। रिकंसिलिएशन में क्या क्या होगा, a reconciliation of the totals of following items to corresponding entity amounts, very important point। यहां स्क्रीन पर कौन नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। क्या नजर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। क्या नजर नहीं आ रहा, हेड ऑफिस। क्या नजर नहीं आ रहा, R&D। अब मुझे बताएं, बिजनेस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स प्लस हेड ऑफिस प्लस R&D है, या बिजनेस सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का नाम है प्लस हेड ऑफिस प्लस। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, अ रिकंसिलिएशन ऑफ द टोटल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटी अमाउंट्स। ये जो टोटल मिल रहा है, ये किसका टोटल है, ये तो सेगमेंट्स का टोटल है। इनमें से कई चीजें एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं होंगी। जो फर्क आएगा उसकी रीजन हेड ऑफिस और R&D। कोई कंफ्यूजन? अगली बात सुने, कल एक जुमला लिखवाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होती है ग्रुप की, तो उसमें कौन सा रेवेन्यू शो किया जाता है? पढ़ लें कोई मसला नहीं, अभी तो रिजल्ट का फोबिया है, पढ़ लें आराम से। मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप विल शो नहीं भाई, नहीं विल नॉट है। एक और बात लिखवाई थी, लिखते नहीं ना। मैंने कहा था ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स का होगा, इंटरनल सेल्स ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आती। देखिए लिखा हुआ होगा, मैंने लिखवाया है, बोला है भाई बकायदा, बोला था, लिखा नहीं था। लिखो, लिखा मैं लिखवाया था। एक मिनट बोले, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये हुआ ना बात, उसने लिखा हुआ पॉइंट, इसकी बेस पर मैंने दो एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर बोलो ना। अच्छा देखो, हम हैं लकीर के फकीर। सर ने लिखवाया ग्रुप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसमें इंटर सेगमेंट जो सेल्स है वो नहीं लिखेगा। मैं इस वक्त ये बोल रहा कि ग्रुप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स लिखेगा। आप कह रहे नहीं, ये जुमला नहीं बोला था भाई, शहजादे हो यार। लिखो इसमें, इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स शो होती है।
बोलो जी, ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ बोले एक्सटर्नल सेल्स शो होती है। अब सुनो, सेगमेंट्स अपनी सेल्स का टोटल कितना बता रहे हैं, ये देखो जहां लाइट है 2732, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाओगे तो वहां 2732 नहीं होंगी, वहां क्या होंगी 2694, क्योंकि ये कौन सी सेल्स हैं, ये इंटरनल है और ग्रुप ने अपनी जब इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो इसको शो नहीं किया होगा। तो फिर जहन से एक बात निकाल दो, क्या कि सर अंसारी इस बोर्ड में और नोट में सिर्फ फर्क हेड ऑफिस और R&D का नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो यहां शो हो रही होंगी और ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आएंगी। अगली बात सुनना, जब केमिकल ने अपनी सेल्स में ये 38 लिखा तो उसके प्रॉफिट में इस 38 से रिलेटेड प्रॉफिट भी होगा, भाई होगा ना। तो फिर अगर ये 38 एडजस्टमेंट में जाएगा तो 38 पे जितना प्रॉफिट है वो भी एडजस्टमेंट में जाएगा। क्यों, इसने अपने प्रॉफिट में तो ये 38 का प्रॉफिट लिखा होगा, लेकिन ग्रुप के प्रॉफिट में ये 38 का से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं आएगा। कितने परसेंट है इस पे, 30% लगाओ, अभी लगाया था 38 जी, ओके हो गया। कितना बना 30%, 38 का 30% कितना बना, इसका मतलब 11.4 की प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट होगी, 38 के सेल्स की भी एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उधर पढ़ो, उधर देखो, एक नजर उधर रखा करो क्वेश्चन पे, इससे पहले है क्वेश्चन, दुआ करें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो ये भी मसला हल हो जाए। इधर मैंने दूसरा प्रोजेक्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दोनों प्रोजेक्टर साथ मूव कर रहे हो। आपको सारा मैंने ना ऑटोमेशन पे ले जाना है, ठीक है। फिर मैंने इसको भी नहीं, ये जो इसकी कटिंग जुल्फे लहरा रही है ना, इस तरफ गिर रही है, ये भी ऑटोमेशन पे जाएंगी। रात को सोया करेगा, सुबह गंजा। चलो आगे आओ, कहाँ पे था, खामोश है। ये 75 मिलियन यहां कहीं आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ग्रुप की होंगी उसमें आ रहे होंगे। तो फिर रूल क्या बना, नोट बनाते हुए कुछ इस बोर्ड का सहारा होगा और कुछ क्वेश्चन का सहारा होगा। लिखो, इन नोट प्रेपरेशन, जल्दी करें, इन नोट प्रेपरेशन some information from the part A, other from the question, जी भाई। रिकंसिलिएशन में क्या क्या चीजें देनी है, सेगमेंट के रेवेन्यूज की रिकंसिलिएशन बनाएंगे और बनाते हुए किसके टोटल पे जाने की कोशिश करेंगे, इनके टोटल पे या ग्रुप के टोटल पे, ग्रुप के टोटल पे। ये टोटल तो मौजूद है, इसकी तो जरूरत नहीं है। मसला तो ये है कि रिकंसिलिएशन जब बनती है जब ये वर्किंग ग्रुप के टोटल से मैच नहीं कर रही होगी, या ग्रुप कम होगा या ग्रुप ज्यादा होगा। सेगमेंट के रेवेन्यूज की रिकंसिलिएशन होगी, प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन होगी, सेगमेंट के एसेट्स की, सेगमेंट के लायबिलिटीज की, अदर मटेरियल सेगमेंट आइटम्स। अब इसमें क्या आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आएगा, इंटरेस्ट इनकर भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगी, अमोर्टाइजेशन भी आएगी, इंपेयरमेंट भी आएगी, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो इसका मतलब है सर अंसारी बस करो यार, तुम तो जितनी आइटम बता रहे हो इसका मतलब हम पेपर में लिखते ही चले जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में बहुत सी आइटम होती हैं, इसी तरह बैलेंस शीट में भी बहुत सी आइटम्स होती हैं। ये मिनिमम है जो स्टैंडर्ड ने कहा। क्या बोला? ये मिनिमम है जो स्टैंडर्ड ने कहा। अब जरा दिमाग को हाजिर रखना, मेरे इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात जो मिनिमम पॉइंट्स में नहीं है लेकिन मुझे अपने क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेगा। देखें क्वेश्चन, देखें कोई ऐसी बात जो क्वेश्चन में डाटा मौजूद हो, लाइबिलिटीज तो आ गए, जो क्वेश्चन में डाटा मौजूद हो लेकिन उसने रिकंसिलिएशन ना मांगी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपेंसेस, क्यों? क्वेश्चन में किसके एक्सपेंसेस दे दिए? हेड ऑफिस के। यहां एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं है, लेकिन मैं अपनी रिकंसिलिएशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बनाऊंगा, यह बताने के लिए कि ग्रुप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 171 नहीं है, क्योंकि 75 के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने इनकर किए, वो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है लेकिन यहां नजर नहीं आ रहे। और सुन ले, और इस सेल्स की एडजस्टमेंट और इस सेल्स पर जो प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो यहां नजर नहीं आ रही लेकिन रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। अदरवाइज जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फिगर है वो इन टोटल से मैच नहीं होगी। अच्छा, अगली बात, नोट है क्या? फेस पे लिखी हुई फिगर्स को क्रॉस मैच करने का नाम नोट है। तो अगर फेस की फिगर से मेरा टोटल मैच ना हुआ तो इसका मतलब नोट सही नहीं बना। पूछे, अभी करूंगा उस पर डिस्कस, लंबी बात है, ठंडी। मैं चाह रहा हूं कि आप जाने से पहले कैलकुलेशन सारी ले जाएं, फिर तो स्लाइड्स की डिस्कशन हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। जो कैलकुलेशन में आना अभी मैं वो करने के चक्कर में हूं। ये ओके हो गया, कोई इशू नहीं इसमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाऊं अभी, आओ भाई। मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और क्या कह रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम। अब ये एडिशनल है, अभी इस पे बात नहीं कर रहा, पहले मिनिमम नोट बना लो, फिर नीचे जगह बनाकर एडिशनल नोट बनाना शुरू करूंगा। क्या क्या चीजें एडिशनली पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि अभी ये चीजें मेरे पेपर क्वेश्चन में नहीं है, इनको मैं तंग भी नहीं कर रहा। आ जाए क्वेश्चन पे। व्हाट डू मीन बाय मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट? रिपोर्टेबल सेगमेंट को क्या कहते हैं? लिख लें, रिपोर्टेबल सेगमेंट इज नोन एज मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट। मटेरियल ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं? रिपोर्टेबल सेगमेंट को। ओके हो गया। ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। आइए जी जरा, पहले मैं सिर्फ इनसे रिलेटेड नोट बनाऊंगा, फिर दिखा रहा हूं। क्या डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? इंटरनल वर्किंग। यहां पे नोट बनाने लगा। बताएं जी, पहला रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है जी? केमिकल। दूसरा सोडा ऐश। इसके बाद जी फार्मा। ओके हो गया। अब गौर से सुने, हमारे क्वेश्चन में कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स थे? 5। कितने रिपोर्टेबल बने? 3। कितने नहीं बने? क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं? ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, लेकिन क्या नहीं है? अच्छा, इनको मैं नाम देने लगा अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या नाम देने लगा? यहां लिख दें, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट। अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट।
अब आपके IFRS 8 ने क्या कहा मिस्टर अंसारी, आपने अगर समझे कि अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की डिटेल भी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है तो उसको भी अपने नोट का हिस्सा बना लें, लेकिन नाम क्या दे दें, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट लिख लें, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगले बॉक्स में लिख लें अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट, अदर ऑपरेटिंग बोले सेगमेंट, और लास्ट में क्या लिख दें, टोटल। क्या मैं रिकंसिलिएशन बनाने लगा? नहीं, इसे कहते हैं सेगमेंट एनालिसिस। क्या कहते हैं? सेगमेंट एनालिसिस। तो 22.1 कर दीजिए और इसे कहते हैं सेगमेंट एनालिसिस। क्या बोला बेटा? अब मुझे बताएं, इसमें पूरे ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन होगी या सिर्फ सेगमेंट्स की? सिर्फ सेगमेंट्स की। अभी सिर्फ सेगमेंट्स की, क्योंकि नाम क्या कहा, सेगमेंट एनालिसिस। पूरे ग्रुप को इस बोर्ड पे लेकर आऊंगा, अभी लाऊंगा इस बोर्ड पे पूरे ग्रुप को। अभी सिर्फ किसको लेकर आ रहा हूं, सेगमेंट्स को। अब आप जरा बोर्ड पे चले जाएं और देखें क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड ने कहा कि मिनिमम जरूर लिखना। एक मिनट भाई, एक मिनट जी भाई। सबसे पहले वहां से डिटेल मुझे बता दीजिए, 1 बाय 1 लिखवाएंगे आप। पहली आइटम बताएं, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, एज इट इज उठा लें। रेवेन्यू फ्रॉम बोले एक्सटर्नल कस्टमर्स। आप पूरा लिखिएगा, फिर लिखें रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सेल्स। लग ऐसे ही रहा है कि सर वहां से क्या कर रहे हैं, सिंपली पोस्टिंग कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल कस्टमर्स या इंटरनल सेल्स, कुछ भी कह दें। फिर क्या आएगा, टोटल सेल्स। क्या आएगा, टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू कह दें, क्योंकि अक्सर जगह हमने रेवेन्यू का ही वर्ड लिखा। स्टैंडर्ड से वर्ड मैच हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहता है। इसके बाद लिखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, स्टैंडर्ड ने सीक्वेंस कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। सेल्स आ गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब मैं क्या लिख दूंगा, नेट प्रॉफिट्स। क्या लिख दूंगा, नेट प्रॉफिट्स स्लैश बोलिए लॉसेस। यहां अलहदा नहीं करना, वो तो टेस्टिंग के लिए अलहदा किया था। अच्छा, स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं किया ये कौन सा प्रॉफिट है। ICAP अपने पास पेपर में इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके चल रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहेगा तो कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। इसके बाद आ जाए सेगमेंट के एसेट्स और फिर सेगमेंट की बोले सेगमेंट एसेट्स और फिर सेगमेंट की लायबिलिटी। जो पिछली वर्किंग में मौजूद है पहले वो पुट कर दीजिए। जो पिछली वर्किंग में मौजूद है वो पहले पुट कर दीजिए प्लीज। जो पिछली वर्किंग में मौजूद है वो पहले पुट कर दीजिए काइंडली। ज़्यादातर चीज़ें वहीं पे मौजूद हैं, सिर्फ एक लाइबिलिटीज़ हैं जो हमारी पिछली वर्किंग में नहीं आई। ये देख लीजिए। हेलो, ये देखें, ये क्या है भाई, आ रहा है नजर? टोटल सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स, इंटरनल सेल्स, टोटल सेल्स, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट आ गया। इसके बाद एसेट, सिर्फ क्या मिसिंग है, लाइबिलिटीज। वो कहां से उठाओगे, क्वेश्चन में से उठा ले। अहमद क्वेश्चन से कर ले। कितनी देर दो, 2 मिनट दे दो, जल्दी से लिख दीजिए प्लीज, जल्दी से लिख दीजिए। मुबशिर भाई कह रहे हैं कि सर हमने तो ये सीखा था एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, एडिशंस होते हैं, फिर डिस्पोजल होते हैं।
आज आप ये नोट ऐसे क्यों बना रहे हैं भाई? जिस चीज़ का नोट बनाना है वो डिसाइड करेगा नोट कैसे बनेगा। ये फिक्स एसेट्स का नोट नहीं बना रहा हूँ, ये किसका बना रहा हूँ? ऑपरेटिंग सेगमेंट का। अब IFRS ये नहीं कह रहा IAS 16 का नोट बना दो, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ उसका नोट बनाओ। और हर स्टैंडर्ड नोट बनाने का अपना अंदाज लेकर आएगा भाई, अपना अंदाज लेकर आएगा। अब आप कहें एक नोट सीख लिया था FR1 में, बस सारी उसमें फिगर्स पुट करते रहे, तो फिर इंशाल्लाह FR2 से कहीं खुदा ना खास्ता समझ तो गए होंगे आप। अल्लाह पाक आफियत रखे। बस आजकल आमीन पे बड़ा जोर है, इंशाल्लाह पे भी बड़ा जोर है। शक्लें देखो कैसी भोली भोली बनाई हुई है। गली के बच्चों को भी रोज़ चीज़ें खिला रहे हैं, यार खा ले बच्चे, बस दुआ कर मैं पास हो जाऊँ, अंकल तेरे पास हो जाए। नहीं अंकल हैं तो लाजिमी बात है, फिर आंटी भी यही कह रही होंगी। आंटी और क्या कह रही होंगी? हैं पता नहीं, खालू दुआ कर रहे होंगे। अगर नाराज़ थे और मजबूरी में माने हैं तो वो यही कह रहे होंगे, जान छुड़ाओ। अब अंसारी की दुआ वर्सेस खालों की दुआ है, देखो किसकी दुआ जीतती है। गारंटी मैंने दी भी है बच्चे की। हैं मौलवी साहब आप आज आ जाओ, आपको देगा वो 5000 देगा इंशाल्लाह जब आप कागजात तैयार करेंगे। सलमान तूने इंशाल्लाह पास हो जाना है, इसके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। इसने मेरा बायोलॉजिकल एसिड तैयार करवाया बच्चों का, अब इसने रिवीजन में काम आना है। तुझे मैंने कहा था बन जा बायोलॉजिकल एसिड, तूने कहा नहीं मैंने नहीं बनना। अब क्या, आप तो बायोलॉजिकल एसिड बन गया, मैं बंगाली बकरा। कितना रह गया भाई? दुआ करें बस अल्लाह पाक आप पे करम कर दे इंशाल्लाह। सदका दे रहे हो? अब लेना ना शुरू कर देना, सदका देना है। कौन सर इससे इस वक्त हम सबसे बड़े मुस्तहिक हैं, हमारा रिजल्ट आ रहा है। सदका देना है, लेना नहीं है। वो अलहदा बात है, मुसाफिर पे सदका लगता है, चाहे वो करोड़पति आदमी हो, सफ़र में है, उसका तोशा ख़त्म हो गया, उस पर सदका लगता है। सैयदों पे सदका नहीं लगता। सैयदों को सदका दिया भी ना करें, सिर्फ हदिया दिया करें, ठीक है। अब इसका सुर्खी पाउडर बस कर दें। सोच में पता नहीं क्या क्या इसके लगाए मुझे जा रहा है, सोच में इसके पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं। सोचा मौलाना तुम्हें सारी बातों का पता है, तुम चीज क्या हो यार। आप तो शिव रखे सर। जी मेरे दोस्तों लिखवाएं जी मुझे केमिकल। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर लिखवाना है 17 जी। सोडा ऐश फार्मा 25। अब इधर देखें कौन कौन से हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। पॉलिएस्टर एंड लकीली दोनों साथ ही हैं, दोनों को क्या करते जाएंगे, क्लब करते जाएंगे। और अगर प्रॉफिट और लॉस दो चीजें हुई तो दोनों को नेट करेंगे, दोनों को नेट करेंगे। लिखवाएं जी 474 कैसे आया, पहली फिगर बताएं। 227 प्लस 247 टोटल कर दें 2694। इंटरनल सेल्स आसानी से आ जाएंगी, सिर्फ इसी की हैं केमिकल की। टोटल कर दें 38। टोटल रेवेन्यू यहीं से टोटल करवा दें 17। नेक्स्ट 216 252 474 क्लब कर दें 2732। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
63, 57, 12, 39, टोटल कर दे 170। जैसे इस वक्त तुम्हारे हालात है ना, वैसे ही अल्लाह ने टॉपिक दे दिया बस। नेट प्रॉफिट लॉसेस केमिकल के 1038, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 35। पहले का बताएं प्रॉफिट 25 प्लस 10, टोटल कर दें 11। आगे चलें, सेगमेंट के एसेट्स यहीं से मिल जाएंगे 637, 444, 132, 242, 14। अब सेगमेंट की लायबिलिटीज कहां से लाएंगे, ले आए, लिखवाएं जी। केमिकल 442, 355, 98, 202, टोटल 1097। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सुन लोगे? जाग रहे हो? कोई मिलाद करवाओ, कोई अल्लाह से मांगो, दुआ करवाओ अपने लिए। हाँ सुनो भाई, अगर क्वेश्चन में वो दे देता इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ईच सेगमेंट और समझता कि मटेरियल है, तो वो भी इस शीट में आ जाता। शीट का नाम सेगमेंट एनालिसिस। अगर वो कहता इंटरेस्ट एक्सपेंस बड़ा मेजर है भाई सेगमेंट वाइज, तो वो भी यहां आ जाता। अगर वो कहता मैंने डेप्रिसिएशन लिखनी है, वो भी यहां आ जाती। कैसे पता चलेगा लिखना है या नहीं लिखना? क्वेश्चन बताएगा। कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा डाटा। स्लाइड्स मैंने बना ली हुई है, लिस्ट मैं बताऊंगा, पैराग्राफ मैं बताऊंगा। अगर वो आइटम आ जाए इसी तरह उनको भी इंक्लूड कर दीजिएगा। रिपोर्टेबल की सेपरेट आ जाएंगी और जो रिपोर्टेबल नहीं है वो कंबाइंड होकर आ जाएंगे। कोई इशू? तो ठीक जी, एक्सपेंसेस में मौजूद है। एक तो बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, वो तो फाइनेंस कॉस्ट होती है। और इंटरेस्ट रिसीव अदर इनकम होती है। अगर वो समझे कि इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है तो वो क्वेश्चन में बताएगा तो लिखेंगे। यहां कोई आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे कि यहां लिख दिया तो यहां नहीं लिखना। जैसे आपने प्रॉफिट लिख दिया तो ये एक्सपेंसेस क्यों लिखे हैं? अब देखें, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस ये वाले माइनस करें, कहीं प्रॉफिट बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है, जो वो मांगेगा वो प्रोवाइड कर देंगे और इस तरह उसके एनालिसिस बना देंगे। क्लियर? तो ये अच्छा, एक और बात सुने, ये भी हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कोई ऐसी मटेरियल आइटम हो जिसको सेपरेट शो करना जरूरी है, उसको अलग लिख देंगे आप। जी जी, अर्न आएगा, इंटरेस्ट अर्न। तो फिर रूल क्या बना? संसारी हम आपका क्वेश्चन देखा करेंगे। अगर क्वेश्चन में इन मिनिमम से कुछ एक्स्ट्रा हुआ और वो सेगमेंट एनालिसिस में पुट हो सकता हुआ, जो आप लिस्ट देंगे पैराग्राफ की स्टैंडर्ड की, तो हम वो भी पुट कर दिया करेंगे। ये मिनिमम है जो मैंने बताया। अच्छा, इस मिनिमम में ये नहीं था, जाके स्लाइड देख लीजिएगा, ये मिनिमम में नहीं है। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में सेपरेट लाइन आइटम्स के तौर पे आ रहा है और फिर इसने रिकंसिलिएशन का पार्ट भी बनना है, क्योंकि हेड ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो हुए हुए हैं, इसलिए इसको मैंने शो कर दिया। अब आ जाए कहां पर? रिकंसिलिएशन पर। किस पर?
ये 22.1 है, इसे बना दें 22.2 और हेडिंग क्या बना दें, बोले रिकंसिलिएशन। क्या बना दें, रिकंसिलिएशन। अब सुने, मैंने ये फॉर्मेट आईकैप की बुक से लिया क्योंकि आईकैप अपनी बुक को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा है जब से नई स्कीम आई है। कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखेंगे वो ये दो नोट नहीं बनाते, नोट को दो हिस्सों में नहीं तोड़ते। वो क्या करते हैं, ये 3 लिखे हुए, ये 3 एज इट इज यहां पर मौजूद है, आगे 2 एडजस्टमेंट जो मैंने डाली वो पुट करते हैं और एक ही में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि अपना नोट बना लेते हैं। लेकिन हम किसके हिसाब से चलेंगे, आईकैप के हिसाब से। जी जी नहीं, वो क्वेश्चन में बताएगा, साइलेंट है तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, यहां जितनी फिगर्स लिखी हुई हैं ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है। जो प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा वो एज इट इज लिखना है, उसका पीबीआईटी से या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है भाई, हम क्या समझते हैं स्टूडेंट के लेवल पे कि सर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड उसको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। मिनिमम बाउंड्री किसने बता दी, आईकैप ने, बाकी हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले, आ जाए जी रिकंसिलिएशन में। सबसे पहले टॉप पे देख लें रिकंसिलिएशन, इधर क्या है पर्टिकुलर्स, ये क्या है रिपोर्टेबल सेगमेंट, फिर अदर देन रिपोर्टिंग सेगमेंट, फिर एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, फिर अदर एडजस्टमेंट, उसके बाद ये हटा दीजिए फ्रॉम क्वेश्चन, यहां लिखिए हेड ऑफिस, लिखो हेड ऑफिस प्लस R&D, अदर एडजस्टमेंट में हेड ऑफिस एंड R&D। लिखवाएं जी पहली आइटम, लिस्ट में लिख लें फिर मैं लिखता हूं, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, पहली फिगर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इसके बाद लिख लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट लिख लीजिए, इसके बाद सेगमेंट के एसेट्स लिख लीजिए, सेगमेंट एसेट्स, और फिर सेगमेंट लायबिलिटीज। और अगर कोई और आइटम होती तो जी, अगर कोई और क्वेश्चन में लाइन आइटम्स होती तो उनकी भी रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। ध्यान से बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिगर, ग्रुप, बोलो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोला, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा एग्जाम में क्या समझता है कि ये टोटल क्या है, सेगमेंट का टोटल, नहीं भाई, मैं रिकंसाइल करने आया हूं किसको, सेगमेंट्स को, किसके साथ, बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल के साथ। अब कुछ अंदाज देख लीजिएगा जिस अंदाज से पेपर आ सकता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, this plus this minus this plus this minus this equal to this। अब इंट्रो के एमसीक्यूज में जाओ, चले गए। कभी डेटर का लेजर बीडी दिया करता था और क्या कहता था, सीडी पे पहुंचो, बीडी से सीडी पे पहुंचो तो लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है क्या दे दे,
CD दे दे और इनमें से कोई आइटम मिस कर दे। इसका मतलब A to Z भी हो सकता है और Z to A भी हो सकता है। MCQ में तो Z to A पूरा भी हो सकता है, लेकिन नोट में हो सकता है आपको जो मैं टेस्ट दूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बना के दे दूं, बना सकता हूं ना। इसका मतलब ये फिगर्स मैंने दे दी, ये कुछ फिगर्स आपको यहां से मिलेंगी, इन दो कॉलम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग बन जाएगा। तो फिर A to Z भी एक्सपेक्ट कीजिएगा और Z to लिखें। क्वेश्चन मे कम फ्रॉम A to Z and may also from Z to A. Question may come from A to Z and can also be बोले Z to A। अब क्या करने लगा, कोई खास काम नहीं है। ये क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। रिपोर्टेबल कौन होते हैं? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो मटेरियल होते हैं। कौन से मटेरियल होते हैं? जो हमारे टेस्टिंग रूल को पास कर दें। कितने टेस्टिंग रूल? 2, 1 और दूसरा। अब ये 3 कौन है? ओ भाई ये 3 कौन है? अब इनको क्या करने लगा? क्लब करने लगा। कर दो क्लब, सब कर लें, सब क्लब कर दे, करने दे सबको भाई, सबने पैसे दिए हुए, जल्दी से क्लब कर दे। ध्यान से जमा कीजिएगा। एक बच्चा या बच्ची पहले मुझे यहां ब्रेक जी 17 टोटल रेवेन्यू, ये 17 जी 216 25 जी। बच्चे क्या आंसर आया? 2258। अदर का टोटल करना पड़ेगा? नहीं, वो लाइफ इजी है, वो पिछले स्टेप से ही मिल जाएगी। कितनी? 474। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाए, रिपोर्टेबल के टोटल्स लिखवा दें 1 by 1। ये बच्ची जिसने लिखवाया है यही लिखवा दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 63 57 12 जमा कर दें 130। अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट का कोई टेंशन नहीं है, वो टोटल पहले ही मौजूद है 39। नेट प्रॉफिट पे आ जाए 1038 प्लस 60 प्लस 19 बोलिए 1117। दूसरा आसान है, अदर देन रिपोर्टिंग सेगमेंट 35। सेगमेंट एसेट्स बताएं 637 444 13 जमा कर दें 1213। दूसरा बता दें 242। सेगमेंट लायबिलिटीज में बताएं 442 355 335। गोली मार दीजिए मुझे 355 98 जमा कर दीजिए 895। और दूसरा कितना था? 202। अब देखते हैं क्या उसने दिया। क्या हमें A to Z लेके जाना जाता है या Z to A लेके आना जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टोटल क्वेश्चन में से ढूंढ के लाएं। बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि टोटल की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन नहीं है। ये सारे तो बोलो सेगमेंट वाइज हैं। दिस मींस अनफॉर्चुनेटली हम पेपर में अपना आंसर मैच नहीं कर सकेंगे। जैसे BRS के क्वेश्चन होते थे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो तो आंसर मैच हो जाता था, यही अननोन होता था तो आंसर मैच नहीं होता था। अब 1 by 1 चलते हैं, पहले इजी मार्क्स ले लेते हैं।
ये क्या है? किसके? किसके? क्या हेड ऑफिस और R&D के एसेट्स कोई हो सकते हैं? क्या क्वेश्चन में है? कितने हैं जी? कितने हैं? कितने एसेट्स हैं? अब सुनो, ये डेबिट है या क्रेडिट? ये डेबिट है या क्रेडिट? तो फिर हेड ऑफिस और R&D के एसेट्स भी डेबिट है। कितने? 150 कर दूं जमा? बोलो जी। 1605। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी मैंने ग्रुप की, मैं गया बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट से गया एसेट्स पे, एसेट्स का देखा टोटल। तो अगर मेरा क्वेश्चन ठीक है तो वहां कितना होना चाहिए? 1605। कोई टेंशन? पक्का? आगे आओ। ये किसकी लायबिलिटी? रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये नॉन रिपोर्टेबल या अदर सेगमेंट। मैंने इनका कॉलम भी क्यों शो कर दिया? मैनेजमेंट ये समझती है कि इनकी इंफॉर्मेशन देने से ज्यादा बेटर पिक्चर शो हो सकती है, तो स्टैंडर्ड कहता है तुम आजाद हो, जितना ज्यादा लिख सकते हो लिख डालो। ये वाहिद स्टैंडर्ड है जो आपको फुल आजादी देता है। अच्छा, टीचर यहां से लिखवा के भेजता है कि अदर देन रिपोर्टिंग सेगमेंट लिख कर आना। तुम वहां जाके क्या कहते हो? इंपॉर्टेंट नहीं था, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको ना लिखो। तो भाई ये स्टैंडर्ड जो कहता है ना, जो हम क्लास में कराते हैं, ये करना है। वहां जाके एज अ CFO अजम्पशन लेकर पेपर को श्रिंक नहीं करना प्लीज। आगे चलो। जैसे अक्सर बच्चे कॉस्ट में लिखाते कहते हैं सर हार्ड टू आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। मैं अजम्पशन लिख आया, हालांकि उस पर पूरा क्वेश्चन बेस कर रहा होता है। तो भाई ये प्रैक्टिकल जॉब के लिए स्टैंडर्ड की चीजें होती हैं, एग्जाम्स के लिए नहीं होती। ठीक है, आगे चलो। हेड ऑफिस या R&D की कोई लायबिलिटीज हो? कितनी? 20 कर दो जमा। 1124। अच्छा भाई, इस कॉलम में लिखने की या सोचने की मैंने जहमत ही नहीं की। बहुत बुरी बात है सर अंसारी, इसलिए कि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कोई एसेट एक दूसरे से इन या आउट हुए। होते तो जहां इन होते वहां ऐड करते, जहां आउट होते वहां आउट कर लेते। कोई इंटर सेगमेंट एसेट्स की या लायबिलिटीज की ट्रांसफर ही नहीं हुई। किसी सेगमेंट ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी लायबिलिटीज टेक ओवर कर लेता हूं, किसी ने नहीं कहा कि ये एसेट मुझे ट्रांसफर कर दो। कुछ कहेगा तो क्वेश्चन में नजर आ जाएगा। ये कौन है? नेट प्रॉफिट। ये कौन है? ऑपरेटिंग। ये किसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? और ये क्या ये दोनों मिलके पूरे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गए? किसके बाकी हैं? कितने? 75 कर दो टोटल जी। 246। अब जरा ध्यान से, हेलो, ध्यान से समझना। ये किसने कमाया? ये किसने कमाया जी? जी, अदर देन। क्या यही दोनों प्रॉफिट कमाए गए? क्योंकि हेड ऑफिस ने तो कुछ नहीं कमाया, R&D ने कुछ नहीं कमाना, वो है ही नहीं हमारे लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन जब करवाऊंगा तो समझ आ जाएगी कि क्यों सर इन्हें ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं समझ रहे। अभी ये समझे ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना। अब ये जो प्रॉफिट आया, जरा इसे कैलकुलेटर पे ले लो। ये जो प्रॉफिट आया इसे कैलकुलेटर पे ले लें। ले लिया भाई, ले लिया। कितना आया? ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आया, ये किन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके आया? सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
आज आपने ग्रुप के एक्सपेंसेस में 75 ऐड कर दिया। एक्सपेंस खुद क्या होता है? डेबिट। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। अब जब एक्सपेंस 75 से ग्रुप लेवल पर अप हुआ तो बताओ क्या प्रॉफिट डाउन होगा या वो वहीं पे रुका रहेगा? अब ये 5 के 5 बड़ी बड़ी सलावातें सुना रहे होंगे। किसको? हेड ऑफिस को। क्या कह रहे होंगे? कमाए हम, पिक्चर हमारी इंप्रूव होनी थी। जालिम ने अपने एक्सपेंसेस ग्रुप के प्रॉफिट में पुट कर दिए, जिसकी वजह से ग्रुप का प्रॉफिट कितना? अब बताएं प्रॉफिट क्या होता है? इंट्रो प्रॉफिट डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ये भी क्रेडिट। एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम या ज्यादा? कम होगा तो डेबिट या क्रेडिट? ऐड करूं या लेस करूं? लेस करें। कितना लेस करें? 75। अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। आगे सुने। उधर जाके देखें इंटर कंपनी कोई सेल्स हुई थी। देखें जरा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, शाबाश, ध्यान से। हुई थी। अब ग्रुप की रेवेन्यू फिगर मैंने देखी तो मैंने कहा यार इसमें क्या क्या शामिल है? कहता है यार इसमें तो सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स है। वो मैंने कहा यार काम खराब हो गया। कहता क्या हुआ? वो मैंने कहा यार इसकी सेल्स में इंटरनल सेल्स भी हैं और यहां पहुंचने से पहले इसको धक्का देना। अब हमने इसे कहा यार जरा बाहर आ। ये बाहर आया। हमने कहा 38 नहीं देगी जरा। इसने 38 की सेल दी। मैंने हाथ में पकड़ी और बाहर फेंक दी। टोटल में नहीं डाली, बाहर फेंक दी। क्योंकि अगर इसमें रहने दूंगा तो वो यहां आएगी, यहां की फिगर वहां कुछ और है और यहां कुछ और होगी। क्या करूं कि टोटल से मैच कर जाऊं? ऐड करूं, लेस करूं? लेस करूं। कितने से? ऊपर हेडिंग देखें क्या है? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन। अच्छा अब सुनना। हेलो, ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या थी? सेल में कितना था? 38 निकाल दिया। इस प्रॉफिट में इस 38 से रिलेटेड इस रिपोर्टिंग सेगमेंट ने, जिसका नाम केमिकल है, उसने अपने प्रॉफिट में इस इंटरनल सेल्स का प्रॉफिट रखा हुआ है। रहना चाहिए या निकाल दूं? क्यों निकाल दूं? अदरवाइज ग्रुप के प्रॉफिट से मैच नहीं करेगा। ग्रुप इस सेल को भी नहीं रिकॉर्ड करता, इस सेल के प्रॉफिट को भी नहीं रिकॉर्ड करता। अच्छा, ये रट्टा नहीं है, इस पे पूरा एक चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग का। वहां आपको टीचर सिखाएगा ये क्यों एलिमिनेट करवाया था अंसारी ने FR2 में। मेरे से मुलाकात हुई तो मैं करवाऊंगा, किसी और से हुई तो वो करवाएगा कि यहां से सेगमेंट की, बोलो, सेगमेंट की इंटरनल सेल्स निकालनी है और यहां सेगमेंट के प्रॉफिट में से इस सेल का प्रॉफिट निकालना है। कितना था? आपने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, ये प्रॉफिट क्या है? ये ब्रैकेट नहीं लगवाई थी? ये ब्रैकेट है ना? ये क्या है? क्रेडिट। जब प्रॉफिट कम करूंगा तो डेबिट। ऐड करूं, लेस करूं? कितना लेस करूं? 11 कर दो, राउंड ऑफ कर दो। 11.4 करो। चलो ठीक है 11.4। जी, हेड ऑफिस की तो कोई सेल्स वगैरह होती नहीं है। कर दें जी टोटल 26, बोलो 94। आगे ये तो हो गया था, ये सही है। ये बोले 0.6। जी लेस ही की है। सेल्स में से लेस होगी, प्रॉफिट में से लेस होगा। यहां सेल्स क्रेडिट है, ये डेबिट हो रहा है। यहां प्रॉफिट क्रेडिट है, ये डेबिट हो रहा है। पहले कॉपी करें फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी
क्या कह रहे हो जी? शाबाश। हम दोनों सिस्टर डिवीजन्स हैं, मुबशिर हमारा ग्रुप है, हम दोनों आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और खुश होने के लिए क्या कह रहे हैं ब्रांच को? आज मैंने इस ब्रांच से कमाया, ये ब्रांच कह रही है मैंने आज इस ब्रांच से कमाया है। हमने खबर मुबशिर को दी, सर आपकी एक ब्रांच ने 400 का प्रॉफिट कमाया। उसने कहा कहां से कमाया? सर सिस्टर डिवीजन से कमाया। तो मुबशिर क्या कहेगा? बैजा रामना, क्योंकि इसका मतलब किससे है? एक्सटर्नल से है। इंटरनल सेल्स में गेन लॉस नहीं होता। एक ही घर में 4 भाई और वो एक को बेच दे, दूसरा पहले को बेच दे, तो प्रॉफिट क्या है? प्रैक्टिकली नहीं आया, सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक है। इसको ट्रांसफर प्राइसिंग में टीचर सिखाता है कि हाउ टू एलिमिनेट द इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, लेकिन वहां वो बोलेगा हाउ टू एलिमिनेट द सिस्टर डिवीजन ट्रांजैक्शंस। यहां स्टैंडर्ड ने सेगमेंट बोला है, हम इसको बीएफडी में सिस्टर डिवीजन बोला करेंगे। आगे सुनिए, हमारा नोट अभी यहीं पर एंड नहीं हुआ, हमने रिकंसिलिएशन तो बना दी, अब इससे आगे भी सब नोट चलेंगे। सब नोट क्यों चलते हैं? नोट क्यों बनता है? बैलेंस शीट की फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर सब नोट क्यों बनेगा? नोट की फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिखें सब नोट्स। सब नोट्स नहीं, सुने भाई, हेलो, प्रैक्टिकली ये नहीं होता कि यहां पर हम सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स ले आए, वो तो हमेशा ऐसे ही होगा। इस फिगर में से ये माइनस हो रही होगी, लेकिन जो लिखने का नोट का अंदाज होता है उसी तरीके से हम ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन जी सब नोट्स, सब नोट्स आर नथिंग, तो तुमने पहले भी यही कहा था, नोट इज नथिंग ओनली द स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर। लग पता गया था हमें नोट बनाते हुए। दोबारा लिखो, सब नोट इज नथिंग जस्ट टू एक्सप्लेन द, बोलें जी, जस्ट टू एक्सप्लेन द नोट फिगर्स। नोट कुछ नहीं है, बैलेंस शीट की बिगर फिगर को डिवाइड करने का नाम है। सब नोट कुछ नहीं है, नोट की फिगर को डिवाइड करने का नाम है। अब तुम हो गए जज्बाती और तुमने क्या कहा, जो कुछ अंसारी यहां लिखा है ना, मैं सब का सब नोट बनाऊंगा। IFRS ने कहा क्या बैठ जा, बैठ जा। ये बताने के लिए हम मौजूद हैं कि किस आइटम का सब नोट बनेगा या नहीं बनेगा। तुमने कहा चलो जल्दी बताओ, रिजल्ट आने वाला है। उसने कहा अभी जा तू घर रेस्ट कर, सर अंसारी इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर तुझे सब नोट मिलेगा। अब सुनो बच्चों, ये मैंने नया पॉइंट ऐड किया ताकि बात आगे बढ़ा सकूं सब नोट की तरफ। नोट दैट GL हैज मेड 1500 मिलियन एक्सपोर्ट सेल्स टू अमेरिकन कस्टमर्स एज वेल एज ₹900 million sales were made to 3 customers, ₹400 million, ₹300 million, ₹200 million respectively by the chemical segment। अब यहां दो बातें बताई हैं। एक तो ये बताइए कि हमारी एक्सपोर्ट सेल्स जो हैं वो कितनी हैं? 1500 मिलियन। अब IFRS 8 कहता है कि पाकिस्तान में जितनी सेल्स की वो बता दो, पाकिस्तान से बाहर जितनी सेल्स की हैं वो बता दो। लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स। एक तो ये नोट दे देंगे सब नोट पे। दूसरा, IFRS 8 कहता है कि अगर तुम्हारे कस्टमर्स मेजर कस्टमर हैं जिस पर तुम्हारी रिलायंस है, हमने कहा भाई मेजर कस्टमर क्या होंगे? तो स्टैंडर्ड कहने लगा जो कस्टमर तुम्हारी 10% या इससे ज्यादा सेल्स करवा रहे हैं वो तुम्हारे मेजर कस्टमर हैं, और तुम आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो तुम्हारे मेजर कस्टमर्स हैं। तो फिर मेजर कस्टमर्स कौन से होंगे? जो हमारी टोटल सेल्स का एटलीस्ट 10% रेवेन्यू जनरेट करवा के दे रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, मेरी टोटल सेल्स कितनी है? 2694। अब लगाएं इसका 10%, 269, 400 इस पर पूरा उतर रहा है, 300 इस पर पूरा उतर रहा है, 200 इस पर पूरा नहीं उतर रहा।
इसका मतलब मेरे दो मेजर कस्टमर हैं जिन्हें मैं 400 की सेल कर रहा हूं, जिन्हें मैं 300 की सेल कर रहा हूं। कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं करना, बस ये बताने हैं कि मेरे दो मेजर कस्टमर्स हैं। अगर आप इसको भी मेजर कस्टमर लिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 जो है वो मेरी टोटल सेल्स का 10% नहीं है। अब मैं इधर मिटाने लगा हूं और इधर सब नोट बनाने लगा हूं। जी प्यारा तो लग रहा था, लेकिन मसला यह है कि बच्चों को सिर्फ प्यारा नहीं दिखाना, बच्चों को काम भी करवाना है। प्यारे तो बच्चे वैसे ही हैं माशाल्लाह बहुत। जी बच्चों को पता चल गया कि वर्किंग क्या है और नोट में क्या लिखना है, वरना वो नोट को ही वर्किंग समझते रहते और वर्किंग को ही नोट समझते रहते हैं। अब बच्चों ज़रा क्वेश्चन का डाटा ध्यान से देख लो जो मैंने एडिशनल ऐड किया है। आ जाओ भाई। अब 22.1 या इसे 20 भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये 22.1 या 22.1 कह दीजिए। अब इधर आ जाए। स्टैंडर्ड कह रहा है आपने पाकिस्तान में जितनी सेल्स की वो लिख दीजिए और आपने जो एक्सपोर्ट सेल्स की हैं वो लिख दीजिए। और अक्सर नोट्स में आपको पाकिस्तान सेल्स के बजाय क्या सेल्स नजर आएंगी? लोकल सेल्स। लोकल सेल्स। अब मुझे बताएं आपके पास टोटल सेल्स कितनी है? सर अंसारी हमारे पास टोटल सेल्स हैं मिलियंस में 2694। ये तो मैं टोटल में लिख दूंगा, ठीक है। अब बताएं मैंने अमेरिका में कितनी सेल्स की? 1500 मिलियन। तो मेरी लोकल सेल्स कितनी है? 1194। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब दोनों को जमा कर दें जरा। ओके अब आ जाए मेजर कस्टमर्स। कितने मेजर कस्टमर्स हैं आपके? दो मेजर कस्टमर्स हैं, आप लिख दें। जीएल लिमिटेड has 2 major customers giving the entity sales of रुपी, पहला कितना है? 400 मिलियन एंड रुपी 300 मिलियन। लो बेटा ये मैंने कुछ छोटा सा सब नोट बना दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसमें ये लिख लीजिएगा ज़रूर, एंड रुपी 300 मिलियन बाय, कौन सा सेगमेंट था भाई जिसने ये मेजर कस्टमर्स बताए? बाय केमिकल सेगमेंट। तो केमिकल सेगमेंट ने दो मेजर कस्टमर्स को इतनी इतनी सेल्स की हैं। इसका मतलब केमिकल सेक्टर की मेन रिलायंस इन दो कस्टमर्स पे है। ये था बच्चों हमारा एक नोट IFRS 8 को यूज़ करते हुए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।